हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तैयारी आप कह रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हम लगे हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि कम टाइम में कैसे हिंदी के पूरे 20 एमसीक्यू हम पूरा डन कर दें, क्या क्या आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, बस आपको टू द पॉइंट वही एमसीक्यू आपको एग्जैक्ट हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितनी तैयारी आप कर रहे हो ट्रिकी आपके एमसीक्यू बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट सबको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दे ताकि नोटिफिकेशन आए और उनको एक अच्छी सी क्लास मिलती रहे। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की ये तो बहुत तेजी के साथ केवल एमसीक्यू का धुआंधार, ठीक है। देख सकते हो जितने बच्चे आए हैं सभी लोग अपना पहले नाम सबमिट करते जाएंगे। यस सर हम प्रेजेंट हैं, हम क्लास पहले अब तक बैठकर पढ़ रहे थे और अब एमसीक्यू कुछ देखने हैं। बहुत सारे एमसीक्यू हम खुद घर पे पढ़ चुके। बिल्कुल आपसे कहा गया आपके एग्जाम के लिए आपको हर एक खंड का 4-4 तैयार कर लेना है लेसन, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम अच्छा। चलो कर है कि विदग्ध होके कण धूलि राशिका तपे हुए लौ कणों समान। अब जब सीसा से सरिस या समान मतलब होता है जैसे, अगर ये आ जाए बच्चा तो समझ लेना कि आपका वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। क्योंकि सीसा से सरिस और समान का ही अर्थ होता है तो आपका तुरंत उपमा अलंकार हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है चरण कमल बंधो हरिराई। मैंने आपको बताया कि अगर दो शब्दों के बीच में केवल डैश दिख जाए तुरंत बिना संकोच के कहना कि रूपक अलंकार है, ठीक है। और अगर सीसा से सरिस जैसे और समान शब्द के आगे, अब सीसा से सरिस हमने समझाया आपको, सीसा से सरिस के आगे डैश अगर दिया रहे तो उपमा अलंकार, और जैसे शब्द लिख जाए या समान शब्द लिख जाए तो यहां पर भी आपका क्या होगा, उपमा होगा। लेकिन अगर सीसा से सरिस नहीं है, केवल दो शब्दों के बीच में डैश है तो वहां रूपक होगा। ओके चलो डर है, आपने तो कह दिया कि डर है, तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट तेजी के साथ देखिए और जो लोग अभी को आ रहे हैं तुरंत, ठीक है, क्लास को शेयर कर दें, अपने अपने स्टेटस पे लिंक को अपडेट करें। और बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए शानदार और मजेदार क्लास आपके पास हम लेकर आए हैं। देखते जाइए, आंसर को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। धाय धाम काम गृह त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु। अगर आपके किसी भी काव्य की पंक्ति में मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा मनहु शब्द आ गया तो यहाँ पर आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सीखते जाइएगा। अब कारण सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। फिर मनहु आया, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु। अगर मनु आ जाए, मानो आ जाए और मनहु आ जाए, ठीक है, जनु आ जाए, ठीक है, जानो आ जाए, जनहु आ जाए तो भी उत्प्रेक्षा अलंकार त्यों भी आ जाए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे, तैयारी हम समझ सकते हैं। कल आपका एकदम बोर्ड का जो हम आपका पेपर लेने वाले हैं ऑफलाइन की क्लास में, बिल्कुल धुआं धुआं मचने वाला है आप लोगों का। कहोगे सर वास्तव में 70 में हम इतने नंबर लाने की तो हम आशा ही नहीं किए थे। सोचो जब स्कूल के आपके 30 नंबर ऐड हो जाएंगे तो जितने नंबर आप 70 में पाओगे उसमें प्लस 30 ऐड कर लेना तो 100 में आपको पूरे नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा बेहतरीन तैयारी है आपकी और एकदम तैयारी आप कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, हमें पता है क्योंकि पढ़ाई अब आपके पास आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा है कि कबहु सुधार अपार, बेग नीचे को धावे, आ हरिहराती लहराती, सहस जो जन चली आवे। में कुल मात्राएं हैं, मात्रा लगाना सिखाए थे, लगा के मात्रा गिन लेना, टोटल कितनी मात्रा होती है, टोटल जोड़ के मात्रा बता देना। तो इसमें 24 मात्राएं आएंगी। हम आपको बता दिए कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका अ, छोटी ई, उ और अगर री आए तो आप जो है लघु मात्रा लिखना इसके ऊपर, और अगर इनके अलावा और कोई मात्रा आए तो आप दीर्घ बनाना उसके ऊपर। ठीक है, इसको गुरु या दीर्घ कहते हैं, और इसको 2 गिनते हैं और इसको 1 गिनते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बबुआ। अब कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है कि जो सुमिरन सिद्धि होय, मन नायक करिवर बदन, करयु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं? तो पहले और तीसरे में, चलो पहला वाला ही देख ले ताकि क्लियर हो जाए। यानी जो भी मात्रा होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक लिखा है 11, 13, 24, 20। तो पहले को ही निकाल लेते हैं, जो सुमिरन सिद्धि होय। जो में ओ की मात्रा तो गुरु हुआ, 100 पे छोटा की मात्रा तो लघु हुआ, मी पे छोटी ई लघु, बिना मात्रा वाला भी लघु, दोनों पे छोटी ई तो लघु, ह पे आपका ओ की मात्रा तो गुरु, आयो पे कोई मात्रा नहीं, कौमा तक पहले गिन लो। ये पहला चरण हुआ आपका। लय छंद, लय तुक की बात जहां हो वहीं छंद होता है, और छंद में जो 4 चरण होते हैं, यानी हर एक पंक्ति को चरण कहते हैं। गिनो, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। यानी पहला में अगर 11 तो तीसरा में भी 11। अब पहले और तीसरे में 11, और दूसरे और चौथे में अगर 13 मात्रा है, वो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपका क्या होता है? सोरठा होता है। तो ये सोरठा का उदाहरण है, जो ऊपर लिखा है ये सोरठा है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न किया है कि रहीमन हमें न सुहाय, अमीय पियावत मान बिनु, जो विष हृदय पियाय प्रेम सहित मरबू फलो। के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो दूसरा चरण मतलब कॉमा के बाद वाला बच्चा। ये कमेंट बॉक्स में तो कमेंट आप कर दोगे, लेकिन कमेंट से पहले आंसर आपको पहले दिख जाएगा, तो कमेंट क्या करोगे? तो 13 मात्रा है, गिन के देख लेना। ठीक है, निर्जीव शब्द का उपसर्ग है बच्चा। निर्जीव शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। निर्जीव शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, निर्जीव, नी और आधा रो है, तो अब बचा क्या? जीव, निर्जीव। तो उपसर्ग क्या हुआ हमारा? नीर हुआ। सुचारू शब्द का उपसर्ग क्या है? तो चारू मुख्य शब्द हो गया, बचा सु माने होता है सुंदर। तो हमारा उपसर्ग वह शब्द जो किसी मुख्य शब्द के आगे आकर अर्थ को परिवर्तित कर देता, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे प्रत्यय पूछा है। परिवर्तन शब्द का उपसर्ग, परिवर्तन, तो वर्तन इसमें आपका मुख्य शब्द है, और परि आपका क्या हो गया? परि आपका देख सकते हो क्या हो गया? उपसर्ग। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, अस्थाई शब्द का उपसर्ग क्या है? तो मुख्य शब्द हमारा अस्थाई, बचा क्या? अ मतलब होता है नहीं, अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, तो यहाँ उपसर्ग है अ। अब महान प्रत्यय किसे कहते हैं? स्व प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? महान शब्द में स्व प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? सो नहीं है, कुछ तो गलत है, बताते हैं आपको। तो बच्चे स्व नहीं, त्व प्रत्यय है।
स्व की जगह क्या है, तो प्रत्यय, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर बच्चा त्व होगा तो ये आपका महान में जब त्व जोड़ेंगे तो महत्व बनेगा। त्व प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदले वो प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, चलो आगे। अब है कठिनाई शब्द में, लिखा है ना कि कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कठिनाई। तो इसमें से कठिनाई में से मुख्य शब्द निकालोगे तो आएगा कठिन। कठिन धन आई, कठिन, कठिन और में क्या है, आई, आ की मात्रा और ई, तो कौन सा प्रत्यय हुआ, आई, जो पीछे जुड़ा हो है, तो मुख्य शब्द को अलग करो। ठीक है, अब चलो आगे आते हैं। अगला है समता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो हमारा मुख्य शब्द क्या है, सम, मुख्य शब्द क्या है, सम, और जुड़ा क्या है, ता, सम माने एक जैसा, ता, तो ता उपसर्ग हुआ, अरे ता हमारा प्रत्यय हुआ, लास्ट में जो जुड़े प्रत्यय है। अगला, अब हम तद्भव तत्सम की बात करते हैं। कुआं का तत्सम क्या है, तत्सम माने वह शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उसी रूप में हम उसको हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, और जब अर्थ बदल के हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो तद्भव होता है। तो कुआं का, कुआं हमारा तद्भव है, तो कुआं का संस्कृत में कूप होता है। ठीक है, अब कान का तत्सम रूप क्या होगा, तो कान का तत्सम रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। अब उसके बाद आता है दूध का तत्सम रूप, तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध है, दूध का तत्सम रूप दुग्ध है। अगला, मोर का तत्सम रूप सबको पता है, मयूर होता है। अब उसी प्रकार हम तत्सम में आते हैं, अश्व का पर्यायवाची पे आवाज है, पर्यायवाची तुरंग, तो घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है पर्यायवाची, और तुरंग भी होता है। अगले पे आते हैं, अब यहाँ पे शुक्ल और शुक्लोत्तरी को हमें जानना है। अब कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, हिंदी गद्य कब उत्पादित हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लिखा है 13वीं, 21वीं, 16वीं, 19वीं। तो जो आप ध्यान दीजिएगा उसका आविर्भाव कब हुआ, आपका 19वीं शताब्दी, कब हुआ, 19वीं शताब्दी, टिक कर लेना। अब आपका अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रसमंडन रचना के लेखक कौन है, श्रृंगार रसमंडन रचना के लेखक, तो गोस्वामी विठल नाथ, नीचे आप देख सकते हो, श्रृंगार मंडन के रचनाकार गोस्वामी विठल नाथ। आगे आते हैं, अगला बच्चा, अमीर खुसरो की रचना क्या है, अमीर खुसरो की रचना है पहेलियां मुकरियां, पहेलियां मुखरियां। ठीक है, आगे, निम्न में छायावादी युग यानी कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, पद्म सिंह शर्मा है, प्रभाकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अमृत राय है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ब्रह्मा विष्णु महेश का आएगा तीन को, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, छायावादी युग के लेखक। अब उसमें आते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की काल अवधि, यानी द्विवेदी युग को हमें पूछना भी नहीं है, अब कह रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें छूटा है 1922 से। चलो, निम्नलिखित में कथनों में कौन कथन सही है उसे पहचानिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक महान कवि, महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक ना, रामधारी सिंह दिनकर है, ये सही है। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। अब करें इसमें भी वही बात, कौन सा कथन सही है, तो याद रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, समय कम है, तेजी से हमको याद करना है। रानी केत की कहानी सबको पता है, इस का, ठीक है। अब 8वें में आते हैं, कोई पहचानना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या जाने माने आलोचक गिने जाते हैं।
आलोचक तो रामचंद्र शुक्ल जी भी रहे हैं। अब निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन से ये पहचानिए। तो डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त क्या है, समालोचक है। अब उसके बाद आते हैं अगला, क्या भूलू क्या याद करो, नीड़ का निर्माण फिर भी किस लेखक का है। तो नीड़ का निर्माण फिर भी चाहे मधुकलश चाहे, ठीक है मधु, ये आपका किसका रचना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का। आगे आते हैं, तेजी से यहाँ पर सीखते चले। क्या दिया है बच्चा, नासिक ख्याल के लेखक कौन है, सदल मिश्र ने लिखा है। कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे कौन से प्रसिद्ध आलोचक हैं, हमने भी बताया था कि सबसे बड़े आलोचकों में शुमार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है, गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। जैसे परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास जाना जाता है। अगर रानी केतकी की कहानी अभी हमने आपको इसकी पिक्चर में बताया एमसीक्यू में, ठीक है इंशाअल्लाह खां। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार पूछा है, ये स्वामी दयानंद की है, ठीक है रचना। आगे छायोत्तर काल की पत्रिका कौन से है, यानी शुक्लोत्तर युग की पत्रिका का नाम कादम्बनी है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, तो जब यात्रा की बात आती है तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन को हम लोग याद करते हैं, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा घुमक्कड़ी शास्त्र लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन है यात्रा साहित्य के प्रवर्तक। अब रीतिरात्मक काव्यस्थ पद है आचार्य बामन का। अब कह रहा है बच्चा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से मानी है, 1700 से 1900 मानी रीति काल को। में श्रृंगार रस चरम सीमा पे था, ठीक है बहुत ही प्रेम की, ठीक है कविताएं बना करती थी। अब इनमें से कौन सा नाम रीति काल का नहीं है, उत्तर मध्य काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, ये तीनों नाम जो रीति काल के हैं। तो कौन नहीं है, तो पूर्व मध्य काल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया था, तो पहले कितने किया था, 2 भागों में किया। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, यानी जहां लय की बात की गई, छंद आए, वो है रीति काल। अगला, रीति काल में राजभाषा व काव्य की भाषा कैसी थी, फारसी और ब्रज भाषा थी रीति काल में। रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने उसे श्रृंगार काल का नाम दिया था। ब्रजभाषा हेत ब्रजवासहीन अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हु सो जानी। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति जो भिखारी दास ने लिखा था। किसने, भिखारी दास जी ने लिखा था। बिहारी सस्सई किस वर्ग में आता है, तो मुक्तक काव्य में आता है। अब जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे, तो राधा कृष्ण का ही अनुराग उनके धर्म फिर मन को आश्वासन देता होगा। इस कथन में किस साहित्यकार का है, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। घनानंद को अमर कहने वाली रचना का क्या नाम है, सुजान सागर, जिसने घनानंद को अमर कर दिया, ठीक है। अब रीति काल कब से कब तक माना जाता है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रीति काल श्रृंगार काल इसे कहते हैं। इसमें क्या, इसकी रीति काल की विशेषता क्या रही, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही, इसलिए श्रृंगार काल कहा गया। रीति काल के मुख्य कवि कौन थे, केशवदास थे, बिहारी जी थे और भूषण जी थे। आधुनिक काल 1850 से चलकर आज तक, अब तक आधुनिक काल है। इसका विभाजन इसके अंतर्गत भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ये आते हैं, ठीक है। तो ये रही बच्चा, और जितने लोग क्लास को बाकी बैठकर अपने पत्र, निबंध, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, खंड संस्कृत के, ठीक है प्रश्नोत्तर, सबकी अलग अलग क्लास आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा हम 70 में 70 तैयार कराएंगे, 30 आपको अपने स्कूल से प्राप्त करना है। तो उम्मीद करते जो बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर किया और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर से, लाइक किए हो ना, कर लो बच्चा। ऑल द बेस्ट and good luck and good night.